Good morning, everybody. Today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is the data handling. Okay, and this is the chapter number 15, page number 253. Data handling. Now try to understand what is data handling and what is its important, है ना? Data handling क्या है और उसका importance क्या है? Now, first of all, data. Data means simply the information, है ना? जो भी हमारे पास information है उसको हम लोग data बोलते हैं. Okay. हैंडलिंग का मतलब होता है कि उसको उस इन्फॉर्मेशन को कैसे आप अच्छे तरीके से आप रखते हो, दैट इज़ ऑल कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. जैसे इसका आपको बेस्ट मैं एग्जांपल बता सकता हूँ. अब देखो, अगर अपने स्कूल में आप देखोगे इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सब अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रोल नंबर्स होता है, सब अलग अलग हाउसेस में हैं, सबके फादर्स नेम अलग है, मदर्स नेम अलग है, सबका डेट ऑफ बर्थ अलग है, एडमिशन नंबर अलग है और बहुत सारी चीज़ें सबका बिल्कुल अलग अलग है. तो उन सब को हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम लोग अरेंज करके रखते हैं. तो जब वो प्रॉपर तरीके से हम लोग कंप्यूटर में अरेंज किए हैं, इसका मतलब क्या है, उन सारे बच्चों का इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से रखा है. तो इट इज़ ओनली कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. वो आपके लिए डेटा हैंडलिंग है. ठीक है. अगर आपके घर में अगर बहुत सारे अगर चीज़ें हैं और उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से सबको अरेंज करते हो, उसको भी हम लोग डेटा हैंडलिंग बोल सकते हैं, है ना. तो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको अगर आप अच्छे से अरेंज करके रखते हो, किसी एक पैटर्न में रखते हो, सिस्टम से रखते हो, तो दैट इज़ ओनली कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. ओके. नाउ तो हम लोग बेसिकली अभी इस चैप्टर में डेटा हैंडलिंग में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मैं एक डिस्कस करता हूँ. ठीक है. डेटा हैंडलिंग. तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं. तो डेटा को अरेंज करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो सबसे पहले हम लोग डेटा को जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो हैंडलिंग करने का जो सबसे पहला तरीका होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है ना. तो जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करते हैं. अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो आपको अपने बुक में आप देखोगे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा. मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ में, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ओके. देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी एक क्लास में अगर मैं 5 मार्क्स का एक टेस्ट लेता हूँ एंड द नंबर दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट दैट आई एम गोइंग टू राइट. ओके. तो फ्रॉम द 5 मार्क्स वॉट एवर द नंबर दे आर गेटिंग दैट आई एम गोइंग टू राइट. सपोज किसी को 0 आया है, किसी को 5 आया है, किसी को 1 आया है, किसी को 2 आया है, किसी को 0 आया है, फिर 3 आया है, फिर 4 आया है, फिर 0, 5, 5, 3, 2, 2, 5, फिर यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 3, 2, 4, 0, 5, 4, 3, 2 और 1. सपोज़ करो कि ये मैंने एक क्लास में एग्ज़ाम लिया और ये कुछ बच्चे हैं, जो भी बच्चे क्लास में थे उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया. तो इन सारे बच्चों का मैंने यहाँ पे नाम मार्क्स नोट कर लिया है. अब इनको अगर मैं एक टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं टेबुलर फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एबल टू सी दिस डायग्राम ओवर हियर, है ना. तो ये डायग्राम दिख रहे हो, यही हमारे लिए टेबल है और इस टेबल को हम लोग कैसे बना सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके. तो फॉर दिस वन हेयर स्कोर्स आर रिटन. तो हेयर वी हैव टेकन द एग्जाम. तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मार्क्स. तो मैं टेबल कैसे बनाऊंगा, देखो मैं टेबल बनाता हूँ. देखो ऐसे एक मैं टेबल बना लेता हूँ. टेबल बनाने के लिए आप स्केल यूज़ करोगे. ओके. स्केल, और मैं यहाँ पे स्केल यूज़ कर रहा हूँ. देखो ये स्केल से मैं एक टेबुलर फॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है. ठीक है. और ये हमारे टेबल बन चुका है. सबसे पहले हम लोगों का जो कॉलम है ये हमारे लिए मार्क्स है. ठीक है. फिर हम यहाँ पे एक टैली मार्क्स लिखेंगे, टैली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी. ओके. तो देखो मैंने जो बॉक्सेस हैं एज इट वाज गिवन इन द बुक मैंने बना लिया. तो यहाँ पे आपने एग्ज़ाम लिया है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मार्क्स. हमने टेस्ट लिया है तो हमने लिखा मार्क्स. ठीक है. उसके बाद लिखा हुआ टैली मार्क, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टैली मार्क, टैली मार्क, टैली मार्क. ओके. और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हम लोग एफ से भी दिखाते हैं. ओके. आगे मैं नोटेशन यूज़ करूँगा. फ्रीक्वेंसी इज शोन बाय द एफ. अब देखो मार्क्स क्या क्या है वो लिखता हूँ. 0 थे, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही था आपके पास में. अब देखो टैली मार्क कैसे यूज़ करना है, और एकदम आप इसके लिए आप चाहो तो एक पेंसिल यूज़ कर सकते हो. तो मेरे पास अभी तो पेंसिल नहीं है तो मैं यहाँ पे एक स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है. देखो आप पेंसिल यूज़ करोगे. सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 को मैंने टिक किया, मैंने यहाँ पे 0 के सामने एक लाइन डाला. ओके. 5 को मैंने टिक किया,
5 के सामने एक लाइन डाला, 1 को टिक किया, 1 के सामने एक लाइन डाला, 2 को टिक किया, 2 के सामने एक लाइन डाला, 0 को टिक किया, 0 के सामने फिर दूसरा लाइन आया, फिर 3 को टिक किया, 3 के सामने एक लाइन डाला, 4 को टिक किया, 4 के सामने एक लाइन डाला, 0 को टिक किया, 0 के सामने फिर एक लाइन, 5 को टिक किया, 5 के सामने एक लाइन, फिर 5 को टिक किया, 5 के सामने एक लाइन, 3 को टिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे 3 के सामने एक लाइन, फिर 2 को टिक कर रहा हूँ, 2 के सामने यहाँ पे एक लाइन, फिर 2 को टिक कर रहा हूँ, 2 के सामने फिर एक लाइन, 5 को टिक कर रहा हूँ, 5 के सामने एक लाइन, फिर 2 को टिक कर रहा हूँ तो 2 के सामने एक और लाइन, फिर 4 को टिक कर रहा हूँ तो 4 के सामने एक लाइन, 3 को टिक कर रहा हूँ, 3 के सामने एक लाइन, फिर 1 को टिक कर रहा हूँ, 1 के सामने एक लाइन, 2 को टिक कर रहा हूँ तो 2 को टिक किया। अगर आप फिर यहीं पे लाइंस और ड्रॉ करोगे तो फिर उसको काउंट करना काफ़ी मुश्किल होगा, है ना। तो आपको जब 4 लाइन आपने स्ट्रेट खींचा है तो 5th लाइन को बिल्कुल आप ऐसे क्रॉस डालोगे, तो ऐसे क्या पता चलेगा कि ये मेरे लिए एक सेट है, दिस इज द सेट ऑफ द 5। ओके, फिर देखो 3 है तो 3 के सामने मैं यहाँ लिखता हूँ, टिक को टिक किया, 4 को टिक करता हूँ, मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, फिर यहाँ 5 है तो 5 के सामने 5th लाइन जो है, हमेशा 5th लाइन हम लोग क्रॉस डालते हैं। ओके, फिर ये 3 है तो 3 को भी बिल्कुल ऐसे क्रॉस किया, फिर ये 2 है तो 2 के सामने फिर अब एक नया लाइन फिर से स्टार्ट होगा, फिर 4 है, 4 को टिक किया, 4 को लाइन खींचा, फिर 0 के सामने एक और लाइन डाला, फिर 5 को टिक किया तो 5 के सामने एक और लाइन, फिर 4 है तो 4 का ये क्रॉस हुआ, फिर ये 3 तो 3 के सामने 1 मोर लाइन, फिर 2 है तो 2 के सामने 1 मोर लाइन, फिर आया 1 तो 1 के सामने 1 लाइन। तो आप देखो कि हम लोगों ने ऐसे करके ये टैली मार्क्स बनाए। टैली मार्क्स बनाते समय हमने क्या किया, जो जो हम लोग नंबर लेते आ रहे हैं उसको टिक आउट करते आ रहे हैं। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो कोई भी नंबर आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि आपने कहाँ तक लिया और आपने कहाँ तक अभी नहीं लिया है। ओके, अब काउंट करना मेरे लिए बहुत ईजी, ये 4 है तो सीधा मैं 4 लिखूँगा, ये 2 है तो मैं 2 लिखूँगा, ये 5, 6 और 7 ये हो गया मेरे लिए 7, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है 5 होता है, 5 और ये 6 और ये 7। ओके, ये देखो 5 और यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 6, फिर ये 4 है तो यहाँ पे लिखा हमने 4 और ये 5 और ये 6, 5 और 6। तो अब बिल्कुल यहाँ पे मैं एक एरो डालता हूँ, तो ये हमारे लिए टेबल है। तो ये टेबल मेरे को क्या बताता है कि जो भी हमने एग्जाम ली है तो उसमें 0 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 है। तो इसको अगर मैं टेबल को इस टेबुलर फॉर्म में अगर मैं बना के रखता हूँ डेटा को, तो एक बार में मैं आराम से चेक कर सकता हूँ कि मेरे क्लास में किन बच्चों को कितना कितना मार्क्स आया। मैं देखना चाहता हूँ कि जो फुल मार्क्स 5 था कितने बच्चों को आया है, तो यह है 6 बच्चों को, 6 बच्चों को फुल मार्क्स आया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ऐसे करके अगर टेबल बनाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, likewise you can make the things. Now the next topic that we are going to discuss is the mean, है ना, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मीन। ठीक है, मीन से पहले एक और टॉपिक है आपके बुक में होगा, आप देखोगे यहाँ पे आपको लिखा होगा, बिल्कुल भी आप देखोगे ले रेंज, तो मैं ये टॉपिक भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। रेंज का मतलब क्या होता है, देखो रेंज का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट जो वैल्यू होता है, देखो लोवेस्ट मार्क ये है और हाईएस्ट मार्क ये है, तो इसका मतलब हाईएस्ट मार्क्स में आपको लोवेस्ट मार्क्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको बताएगा आपका रेंज। जैसे कि हमने ये जो एग्ज़ाम लिया था तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या 5 है और लोएस्ट मार्क्स 0 है, तो इसका मतलब 5 - 0 = 5, मतलब मेरा रेंज कितना है 5 रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा जो अपर वैल्यू सबसे बड़ा वाला वैल्यू में लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, लोअर वैल्यू को, और ये किधर साइड होगा, जो आपने कैटेगरी बना करके रखा है वो। अब फ्रीक्वेंसीज को नहीं देखना है, जो टेबल में आपने ये नंबर लिया है ना, तो इसके हिसाब से मैं देखूंगा जो सबसे जो बिगर नंबर में सबसे स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो वो रेंज निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ, तो ये टेबल में देखो 25 से स्टार्ट होते हुए बिल्कुल 36 तक जा रहा है स्कोर, तो इसमें अगर मेरे को रेंज निकालना है तो 36 - 25 करेंगे तो आ जाएगा इसका रेंज कितना 11। वैसे अगर इसका मेरे को निकालना है तो 100 - 60 कितना आ जाएगा 40। तो रेंज बिल्कुल ऐसे निकलता है, जो आपने यहाँ पे सीक्वेंस बना के रखा है उसमें हाईएस्ट में लोवेस्ट को माइनस करोगे तो आपको बिल्कुल भी निकल जाएगा यहाँ पे, दैट इज द रेंज। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द मीन। तो हम लोग ये मीन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द दिस वन अर्थमेटिक मीन, इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीन या इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो मीन का सिंपल मतलब होता है एवरेज।
एवरेज आप कैसे होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आप जब भी आप टेस्ट देते हो एग्जाम में, तो जो भी आपको मार्क्स आता है तो आप बिल्कुल उसमें परसेंटेज बताते हो कि मेरे को कितना परसेंट आया है, ये परसेंट आया है, तो वो एक तरह से आपके लिए क्या होगा, मीन। तो जब भी आपको अगर मीन निकालना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मार्क्स के, अगर यहाँ पे 10 मार्क्स के आपके पास एग्ज़ाम होते हैं, तो सपोज करो हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, फिर आपके पास मैथ्स है, और फिर एसएसटी है, और फिर कंप्यूटर है ना। तो ये आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और जब इनका आप एग्ज़ाम देते हो तो सपोज़ करो कि हिंदी में आपको आ गया 8, फिर यहाँ पे इंग्लिश में आपको आ गया 8, ठीक है, साइंस में आ गया आपको 10, फिर मैथ्स में भी आ गया आपको 10, ठीक है, फिर एसएसटी में आपको आ गया सपोज़ करो फिर ये आपको 7 आता है, ठीक है, और कंप्यूटर में सपोज करो कि आपको 7 आता है। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये आपको अलग अलग मार्क्स आए हैं। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो, एवरेज मतलब कि मीन, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग मीन निकालते हैं, तो मीन जो होता है इसका सिंबल होता है, देखो ये एक्स के ऊपर में एक डैश लगाते हैं, ये मीन का सिंबल होता है ना, मीन का सिंबल। तो ये एक्स लिखे उसके ऊपर डैश, इसको हम लोग बोलते हैं बार, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, एक्स बार, इसको हम बोलते हैं एक्स बार। तो कभी भी मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल, देखो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखो इसका यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 + 8 + 10 + 10 + 7 और +7 और होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 8 8 16, 10 10 20 और 7 7 14, इसको आप ऐड करोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 10 का 0 कैरी 1, 2 3 4 और एक 5 50, तो ये आ गया आपको 50/6। अब 50/6 है, इसको आप कट करना चाहते हो तो इसको कट करो, ये 2 से कट करते हैं 3 बार में, ये 25 बार में, तो ये आगे तो कट नहीं होगा, ये आ गया 25/3। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 25 को आप 3 से डिवाइड कर लो, ओके। तो 3 8 जा कितना होता है 24, फिर यहाँ पे 1 आया, डेसिमल डाले 0, फिर ये 3 बार में 9, फिर 1, फिर डेसिमल का 0 और ये 3 तो इसका मतलब आपका जो एवरेज आया वो आया 8.333। तो एक्स बार का जो वैल्यू आपको मिला, यहाँ पे लिख देता हूँ 8.333, ठीक है। तो आपने जो इसका मीन निकाला तो मीन का वैल्यू कितना आया 8.333, ओके। तो सिंपल मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब एवरेज। तो जब भी हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स है उनका एवरेज निकालता है, तो सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि कितने सारे नंबर्स को आपने ऐड किया, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला है तो मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ बुक से, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग आर द एजेस इन द ईयर ऑफ द 10 वॉलंटियर इन द एनजीओज वर्किंग द ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है ना। यहाँ पे 10 अलग अलग जो लोग हैं वॉलंटियर्स, उनका यहाँ पे देखोगे, उनका यहाँ पे एजेस लिखा हुआ है, एजेस। तो यहाँ पे व्हाट विल द एज ऑफ द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट, पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र का और सबसे ज़्यादा उम्र का जो वॉलंटियर्स हो उनका आप बताइए कितने कितने। तो यंगेस्ट, तो इन डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, जो सबसे कम है उसको पहले, उसके बाद, ठीक है। तो इसमें जो सबसे यंगेस्ट, जो सबसे छोटा होगा वो 25 का होगा, और जो सबसे ओल्डेस्ट होगा, ओल्डेस्ट वो होगा 57 का। तो ओल्डेस्ट वॉलंटियर 57 और यंगेस्ट जो सबसे छोटा है 25। अब रेंज निकालना है, तो रेंज मैंने बताया था कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ता है, तो 57 - 25, तो 57 - 25 32 आ गया। अब मीन निकालना है, मीन, तो मीन के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, 32 + 41 + 27 54 36, और सबको ऐड करते हैं। और यहाँ पे 10 अलग अलग वॉलंटियर्स थे, तो 10 नंबर को ऐड करो तो डिवाइड करेंगे 10 से।
तो सारे का सम करने से आता है 378 और डिवाइडेड बाई 10, तो उसको हम लोग जब डेसिमल लगाएंगे तो 37.8। तो इसका मतलब ये सारे जो वॉलंटियर्स का जो अलग अलग एजेस है, अगर मैं एवरेज या मैं मीन एज कैलकुलेट करूंगा तो मीन कितना निकलता है 37.8। लाइकवाइज ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप देख सकते हो। तो अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे मीन जो सीखा है, ये हमारे लिए मीन है अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डेटा के लिए कि हम लोग ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो, और बिल्कुल आप जहाँ तक आपको पॉसिबल आप बनाओ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।